ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल के दिन हमारे राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पुण्यतिथि था। छात्रों, आज मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जिंदगी में उनके द्वारा किए गए असफलता से सफल प्रयासों को याद करते हुए आप लोगों के बीच एक ऐसा मोटिवेशनल, आप एज ए स्पीच कह सकते हैं, बोलने जा रहा हूं जो आपके जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि असफलता एक चुनौती है। इसे हमको पार पाना ही होगा, इसे लड़ना ही होगा। एक ऐसे व्यक्ति जिसको कि देश ने जनता का राष्ट्रपति माना, पीपुल्स प्रेसिडेंट, और जिनका काम और नाम दोनों इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड जाति और धर्म के नाम से ऊपर उठकर गांधी के बाद अगर किसी को पूजता है तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डियर स्टूडेंट्स, जिनके चेहरे पर हमेशा स्माइल हुआ करती थी, जिनकी उड़ान और सफलता से निर्धारित हुई, जिन्होंने असफलता को सफलता में बदला, जिनकी असफलताओं की कहानियां द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी, मजाक के रूप में असफलता जब उनको मिली तो उनकी कहानियां टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी, जिनका ध्यान अर्जुन की तरह था, जिस तरह से अर्जुन को केवल मछली का आंख दिखाई देता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी ठीक उसी तरह से उनका अपना लक्ष्य निर्धारित था, गोल, एम्बिशन फिक्स था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में वाजपेयी ने कहा कि वो हिंदू और मुसलमान हैं, इससे पहले वो भारतीय हैं और भारत के वैज्ञानिक हैं, भारत के मिसाइल मैन हैं, जिनको बाद में भारत रत्न भी मिला और भारत रत्न भी पाकर के धन्य हो गया कि उन्होंने ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे प्रतिभाशाली राष्ट्रपति को, मिसाइल मैन को मिला। स्टूडेंट्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम के तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक छोटे से साधारण परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। इसलिए 15 अक्टूबर को हम लोग स्टूडेंट्स डे भी मनाते हैं, छात्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को होता है, बचपन गरीबी में बीता, क्योंकि जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं या सुनते हैं या जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम एपीजे अब्दुल कलाम था। एपीजे अब्दुल कलाम था। तो एक्चुअली रियलिटी में अब्दुल कलाम ही इनका वास्तविक नाम था। अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, जलालुद्दीन इनके पिता का नाम था। क्लियर? अब्दुल पाकिर, पाकिर इनके दादा का नाम था और अब्दुल इनके परदादा का नाम था। क्योंकि साउथ इंडिया में स्वयं के नाम के साथ पिता का नाम,
अपने बाबा का नाम, अपने दादा का नाम जोड़ने की एक परंपरा चली आ रही है। इसलिए इनका पूरा नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम इनका नाम था, जे से इनके पिता का नाम था जलालुद्दीन, पी से पाकिर इनके दादा का नाम था और अब्दुल से इनके परदादा का नाम था। तो अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम एपीजे अब्दुल कलाम पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, अब्दुल कलाम का जन्म जहां पर हुआ रामेश्वरम में, वो एक तीर्थ स्थल भी है जहां श्री राम के बारे में कहा जाता है कि श्री राम ने जब समुद्र नाम करके श्रीलंका में गया, श्रीलंका जाने का प्रयास किए, तो वहीं पर में एक सेतु का निर्माण किया गया, एक पुल का निर्माण किया गया, जिसके कारण दक्षिण भारत का ये रामेश्वरम का जो ये जगह है वो काफी तीर्थ स्थलियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इनके दादाजी और परदादा जी अमीर थे, क्योंकि पिता के पास और दादा के पास दोनों फेरी चलाया करते थे। फेरी क्या था कि पानी में 10-15 लोगों को उस पर में, जिस नाव के रूप में आप बोल सकते हैं, उस पर में बैठा करके और उसको तीर्थयात्रियों को मंदिर तक पहुंचाने का काम करता था फेरी। उसको चलाने का काम करते थे कौन? इनके दादा और इनके परदादा। दोनों के पास ये तकनीकें थी, दोनों के पास ये तकनीक थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, इनके दादा और परदादा के पास होने के बाद, सरकार ने यहाँ पर एक पुल बना दिया, जिससे कि इन दोनों के दादा और परदादा तो चल बसे, इनका तो भरण पोषण हो गया, लेकिन इनके पिता अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन, जो इनके पिता हैं जलालुद्दीन, इनके पिता का काम धंधा चौपट हो गया। इट मीन्स इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो इनके पिता एक मस्जिद में जाकर के इमाम का काम करने लगे। एक मस्जिद में जाकर के इमाम का काम करने लगे। जिस तरह से मंदिर में पंडित का काम होता है, उसी तरह से मस्जिद में इमाम का भी काम होता होगा। तो इनके पिताजी ने मस्जिद में जाकर के इमाम का काम करना शुरू कर दिया। क्लियर? वहां से इनके परिवार की भरण पोषण होने लगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक बहन, जो बड़ी बहन थी, और 4 भाई। भाई में ये सबसे छोटे थे। सबसे छोटे होने के कारण एक बड़ी बहन और सारे भाइयों का ढेर सारा प्यार, स्नेह इनको मिलता रहा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 1931 में रामेश्वरम में इनके चचेरा भाई, जो कि अखबार बेचने का काम करता था, सरकार ने ट्रेन चलाना बंद कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम 1931 में, और जो एक्सप्रेस ट्रेन चला करती थी, उसको कुछ क्षण के लिए उसके स्पीड को न्यूनतम करते हुए उस रामेश्वरम में रुकने को कहा। इजाजत दिया, परमिशन दिया, अथॉरिटी लाया, नियम लाया। तो इनके चचेरे भाई को एक साथी की आवश्यकता महसूस हुई, जो अखबार बेचने में इनकी सहायता कर सके। तब तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 1931 में ही होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम ही, बच्चे थे, बचपन का ही टाइम था, लेकिन गरीबी और पैसे की क्या महत्वता होती है इन्हें बचपन से ही समझ में थी। तो इन्होंने भाई को, अपना चचेरे भाई के साथ अखबार बेचने का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनका चचेरा भाई ने उस अखबार वाला से कमिटमेंट किया था कि तुम चलती ट्रेन से अखबार के बंडल को फेंकना, और फेंकने के बाद उसे पकड़ने के लिए लोग चाहिए बंडल को। तो इसके लिए इन्होंने, अब्दुल कलाम ने अपने चचेरे भाई का साथ देना शुरू कर दिया 1931 में। पढ़ने में ठीक ठाक था, और इनकी रुचि, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रुचि मैथ और फिजिक्स में थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रुचि
मैथ और फिजिक्स में थी और कोई भाई बहन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन डॉक्टर कलाम चूंकि प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभा तो कहीं छिपती नहीं है, वे स्वयं अपना जगह तलाश लेती है, स्थान बना लेती है, चाहे वो रेगिस्तान ही क्यों ना हो। तो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हैं, इसलिए इन्हें मैथ और फिजिक्स में रुचि है। तो बचपन से 4 बजे इनकी ट्यूशन लगा दी जाती है। और आप कल्पना कीजिए कि कभी भी अब्दुल कलाम से अपने पूरी जिंदगी में, अपने वो ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उनको कभी भी ट्यूशन में लेट नहीं हुआ। इट मीन्स वो नित्य प्रतिदिन 4 बजे सुबह में उठ करके ट्यूशन के लिए जाते थे, ट्यूशन पढ़ते थे। किसी तरह से गरीबी तो था ही, द्वितीय विश्व युद्ध चालू था, लेकिन इसी क्रम में किसी तरह इन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त कर ली। बीएससी जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे सुन रहे होंगे उनको पता होगा कि इंटर में बाद आईएससी के बाद बीएससी की डिग्री दी जाती है। तो इन्होंने बीएससी की। इसी क्रम में इनको उड़ान का बहुत शौक था, इसलिए इनके टीचर जब कक्षा में फिजिक्स की किताब पढ़ाते थे तो उसमें किसी चीज के उड़ने की जब किस्सा कहते थे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस पर ज्यादा उत्सुकता हो जाते थे, जागृत हो जाते थे। तो इनके शिक्षक रामेश्वरम में ले जाकर के समुद्र के किनारे उड़ते हुए पंछियों के बारे में बताते थे कि देखो जब पक्षी उड़ती है तो इनके पैर कैसे सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और इनकी पंख फैल जाती है और किस प्रकार से उड़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ध्यान पढ़ने की बात भी इन्हीं पक्षियों के ऊपर लगा रहा और वो लगातार पक्षियों के उड़ने के बारे में सोचते रहे कि आखिर वो कैसे उड़ते हैं। यहीं से डॉक्टर कलाम के जिंदगी का वो सपना पूरा होता है कि उन्होंने अपने सपने में उड़ान भरी और उड़ान करने का विचार उनके मन में आया। इसी बीच बीएससी करने के बाद एमआईटी में एडमिशन होता है। इनका एमआईटी में एडमिशन होता है। इस एडमिशन के लिए डॉक्टर कलाम के पास पैसे नहीं थे, तो इनकी एक विवाहित जो बड़ी बहन थी वो अपने सोने का कंगन और चैन बेच करके इनका एडमिशन एमआईटी में करवाता है, जिसके बाद इनके ऊपर तो लायबिलिटी और बढ़ जाता है। इनका सपना में तो 4 चांद लग जाता है और ये उस टाइम ये सोचते हैं कि इनसे ज्यादा पैसा रिटर्न करना है अपनी बहन को। सपने तो ऊंचे रखने होंगे। इसके बाद इनका सपना उड़ने का बन जाता है। इसी बीच ये एयरफोर्स का एमआईटी के बाद चूंकि मैथ और फिजिक्स में रुचि है, फिजिक्स में ज्यादा है, मैथ में कम है, तो काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि मैथ फिजिक्स जहां भी चलता है वहां साथ साथ चलता है। तो फिजिक्स से इनकी कैरियर बनी कि आप इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट। फिजिक्स से ये साइंटिस्ट और इंजीनियर बन सकते थे, तो इन्होंने 2 ऑप्शन को चुना। इनके सामने 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन था एयरफोर्स में, इनका एक ऑप्शन था एयरफोर्स और एक था गवर्नमेंट साइंटिस्ट। इसके लिए देहरादून में इंटरव्यू था और इसके लिए दिल्ली में इंटरव्यू था। तो देहरादून से इंटरव्यू वापस जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, या एमआईटी में एडमिशन के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो इनकी बड़ी विवाहित बहन अपने सोने के कंगन बेच करके, सोने का चैन बेच करके इनका सारा खर्चा उठा रही है। तो इनके लिए इनके ऊपर प्रेशर भी बन रहा कि मुझे कुछ करना है। इस इंटरव्यू के लिए पच्चीस कैंडिडेट्स का चुनाव होगा। 25 कैंडिडेट्स शामिल होते हैं, जिसमें 8 को सेलेक्ट करना होता है।
60 को सिलेक्ट करना है और कैंडिडेट्स पहुंचते हैं 25। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रैंक आता है 9। पहली असफलता, गिनते चलिएगा। पहली असफलता, इनकी जो इंटरव्यू होती है डिफेंस में, उसमें इनका नंबर आता है 9th रैंक आता है। मन टूट जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, क्योंकि बचपन से सपना था उड़ने का, उड़ान भरने का, लेकिन ये सपना पूरा नहीं होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अंदर से काफी ज्यादा टूट जाते हैं और दिल बड़ा उदास हो जाता है। लाजमी है, क्योंकि जिस बड़ी बहन ने अपने सोने और कंगन बेच करके पढ़ने के लिए भेजा हो MIT में देहरादून से दिल्ली, और वैसे सपने पूरा नहीं हो तो दिल टूटना लाजमी हो जाता है। काफी मायूस हो जाते हैं और ऋषिकेश पहाड़ के आसपास चले जाते हैं। ऋषिकेश कभी आप जाइएगा तो वहां पर सदानंद एक आश्रम है, उस आश्रम के आसपास ये बेचैन होकर के टहलते हैं, इधर उधर करते हैं। इसी बीच एक ऋषि का इन पर नजर पड़ता है और ऋषि इनसे उदासी का वजह जानना चाहते हैं। तो साधु को ये सारा बात बताता है, सारा बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे घटना हुई, बहन का जेवर बेच करके दिल्ली से देहरादून आया NDA सेलेक्ट होने, लेकिन यह सफलता हुआ, 9th रैंक आया। अब मुझे आत्महत्या कर लेने का मन कर रहा है। पहली असफलता थी, बचपन था उड़ान देखने का, वो पूरा हुआ नहीं। साधु ने इसे बताया कि कहते हैं ना कि ईश्वर के द्वारा जो निर्धारित किया गया भाग्य है, ना वो किसी के मिटाने से मिटता है, न किसी के बढ़ाने से बढ़ता है। वो आपके स्वयं के क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितना नियत करते हैं, आप कितना कर्म करते हैं, क्या काम करते हैं। तो साधु इनको समझाते हैं कि तुम रात भर यहीं विश्राम करो, यहीं रुक जाओ, तुम्हें मैं वापस जाने के पैसे दूंगा, बहन को तुम पैसे लौटा देना और तुम अच्छे से कोई काम करना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें कोई बड़े काम के लिए बनाया है, बड़े सेतु के लिए बनाया है। तो रात भर वो आश्रम में रुकते हैं, साधु के आश्रम में रुकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, धर्म से भी इनका संबंध है। और इसके बाद वापस आते हैं। आने के बाद फिर घर जाकर के कुछ डिप्रेशन से बाहर आते हैं, क्योंकि डिप्रेशन तो हर एक में होती है, क्योंकि असफलता जब हमारे सामने खत्म होती है, सफलता असफलताओं की जब एक कतार खड़ी होती है, उनमें से सफलता को निकालना काफी मुश्किल काम होता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को निराश हो जाते हैं, लेकिन रामेश्वरम घर जाकर के दिल्ली फोन करते हैं और फोन करने के बाद तो इनको पता चलता है कि ये इंजीनियरिंग में सिलेक्शन इनका हो जाता है, इंजीनियरिंग में ये सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बेरोजगार तो रहते हैं नहीं, NDA सेलेक्ट नहीं हुए, तो जाकर के इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंजीनियरिंग के रूप में साइंस की हैसियत से, फिजिक्स मैथ की ताकत से ये उसमें काम करने लग जाते हैं। सृजनशील बीज जो होता है वो बंजर भूमि में भी उगाता है, इसलिए डॉक्टर कलाम सृजनात्मक थे, कुछ न कुछ सोचते रहते थे, इसलिए इनका बीज कभी मरा नहीं और ये एक न एक दिन देश को दिखाई दिया। इसे साइंटिस्ट के क्रम में, इंजीनियर के क्रम में इनकी मुलाकात होती है विक्रम साराभाई से, जिन्होंने इनके जिंदगी को चेंज किया, जिन्होंने इनके जिंदगी को बदला। उनका नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई विक्रम साराभाई के साथ इनकी मीटिंग होती है और उस मीटिंग में, क्योंकि विक्रम साराभाई उस समय जो स्पेस था, रिसर्चर का काम था, उसके मेन हुआ करते थे और स्पेस में विक्रम साराभाई से बड़ा कोई नाम नहीं था उस समय।
तो बड़े लोगों के साथ मिलने से इनका कुछ मनोबल बढ़ता है। और विक्रम साराभाई ने इनका इंटेलिजेंस कहते हैं ना कि बुद्धि, ये गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन इंटेलिजेंस के साथ हार्ड वर्किंग, ये हार्ड वर्किंग सभी लोग नहीं कर सकते हैं। और हार्ड वर्किंग के बाद डेडिकेशन, काम के प्रति समर्पण बहुत कम लोगों में होती है। संजोग से डॉक्टर कलाम में ये तीनों चीज था, इंटेलिजेंसी थी, तीक्ष्ण बुद्धि था, हार्ड वर्किंग था, हार्ड मेहनत करने वाला था, और तीसरा नंबर पे इनके पास काम के प्रति समर्पण भी था, डेडिकेशन भी था। इन चीजों को विक्रम साराभाई ने उठा लिया और विक्रम साराभाई को ये बातें दिख गई। विक्रम साराभाई ने कलाम को एक प्रोजेक्ट दे दिया। कलाम के कार्य से प्रभावित होकर के साराभाई ने इनको एक प्रोजेक्ट दिया और मिल करके काम किया, जो कि आप नाम जानते हैं थुम्बा, केरल में इनको एक प्रोजेक्ट मिला। केरल जो थुम्बा जो केरल में पड़ता है, वहां पर में इनको एक काम मिला और 1969 में ये इसरो ज्वाइन कर लेते हैं। इसरो ज्वाइन करने के बाद इनको थोड़ा सा घर जाने का मन होता है, तो घर जाने के लिए दिल्ली से त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पे इनको उतरना है। लेकिन जब वहां पे ये उतरते हैं तो इनको काफी सन्नाटा दिखाई देता है, वहां पे मातम छाया हुआ है। तो जब ये जानने की इच्छा प्रकट करते हैं कि आखिर क्या हुआ, तो इन्हें पता चलता है कि स्टेशन पर मातम इसलिए है कि क्योंकि विक्रम साराभाई की मौत हो जाती है 1971 में। फिर मायूस होते हैं, क्योंकि जिसने गुरु माना था, जिसको गुरु माना था, जिसने इनको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया था, जिसने इनके इंटेलिजेंस को, इनके डेडिकेशन को, इनके हार्ड वर्किंग स्किल को समझा था, परखा था, वही अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनको शॉट लगा, लाजमी है। लेकिन तब तक इसरो में चूंकि वैज्ञानिक है, देश में काम होना है, इसलिए काम तो रुकता है नहीं, तो देश में काम चलता है सैटेलाइट SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का काम चलता है इसरो में ये काम चल रहा है। अब इसके जगह पे, विक्रम साराभाई के जगह पे सतीश धवन को कमान दी जाती है। विक्रम साराभाई की मृत्यु हो जाती है 1971 में। इसके बाद स्पेस इसरो का कमान आता है सतीश धवन को। सतीश धवन के साथ मिलकर के 12 साल तक ये इसरो के अध्यक्ष रहे सतीश धवन। तो सतीश धवन के साथ मिलकर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने काम किया और इनको भी एक गुरु के रूप में मान लिया। काम करते चले गए। इसी बीच इनको एक और व्यक्ति से मुलाकात होती है जिनको इन्होंने गुरु माना था, वो था ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म प्रकाश से मुलाकात होती है, काफी दिनों तक काम कर रहे हैं। पिता अचानक, फादर 102 साल में इनके फादर की मृत्यु हो जाती है। फिर इनके मातम छा जाता है। तीसरी मायूसी कि पहले तो उन्होंने गुरु को खोया, जिस गुरु ने इनकी सपना को पंख लगाने का प्रयास किया। दूसरा मातम आता है कि इनकी 102 साल की उम्र में काफी उम्र हो जाती है एक मनुष्य के लिए, तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। वापस ये जाते हैं रामेश्वरम, लेकिन वापस रामेश्वरम जाने के बाद माता के कहने पर, चूंकि भाई हैं, घर के गार्जियंस के रूप में घर को चलाने वाले लोग हैं, इसलिए इनकी मां ने कहा कि तुम्हारा काम देश के लिए है, इसलिए तुम वापस चले जाओ।
तो माताजी के कहने पर डॉक्टर कलाम वापस चले जाते हैं। अचानक वापस जाने के कुछ ही दिनों के बाद फिर फोन जाता है घर से कि इनके माता का देहांत हो जाता है। इनके ऊपर पहाड़ सा बोझ टूट पड़ता है। फिर इनको धोखा मिला और अंदर से कलाम को खोखला कर दिया, लेकिन फिर भी माता के देहांत होने के बाद भी इनका जो समर्पण था काम के प्रति वो एसएलवी के परीक्षण पर था, अर्थात सतीश धवन के नेतृत्व में एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर ध्यान ये 24/7 देते चले गए, अर्थात इन्होंने ध्यान दिया। 1974 में 1974 ईस्वी में ये प्रोजेक्ट हेड बन जाते हैं। सफलता, इनको प्रोजेक्ट हेड बनाया जाता है और 1979 में ये लॉन्च भी हुआ श्रीहरिकोटा से इस एसएलवी को 1979 में लॉन्च किया गया। 4 मिनट पहले किसी भी परमाणु के परीक्षण से, किसी भी उपग्रह के परीक्षण से वो अपने ऑर्बिट में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसके परीक्षण करने से 4 मिनट पहले एक टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में पहले 3 मिनट सिग्नल दिया कि कुछ गड़बड़ है। 3 मिनट सिग्नल दिया, तलवे जमीन खिसक जाता है। टीम में 6 सदस्य थे। सारे सदस्य ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, इसको हम परीक्षण कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेज में ये ठीक कर लेंगे और सेकेंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज ठीक ठाक गया, लेकिन सेकेंड स्टेज में ये गड़बड़ हुआ और जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरा, जिसमें देश का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये एकांत में चुपचाप एक कमरे में जाकर के सो जाते हैं और कमरे की गेट को बंद करके रोना बंद शुरू कर देते हैं, क्योंकि 10 साल की मेहनत बेकार चली गई। जनता के करोड़ों रुपए के टैक्स के पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो इन सारे चीजों से मायूसी होकर के माता पिता का मृत्यु देखा है, गुरु का मृत्यु देखा है, इन सारे चीजों से और टूट करके इन सारे बातों को सोचते हुए डॉक्टर कलाम एक रूम में चले जाते हैं और रूम बंद करके रोने लगते हैं। इन्हीं समय, इन्हीं रोते हुए टाइम में इनके साथ, इनके पास, हेलो आ रही है, लगना 5 मिनट में। तो इनके रूम में, जिस रूम में ये रो रहे थे, उस रूम में वेद प्रकाश आते हैं, ब्रह्म प्रकाश आते हैं, जिनको भी इन्होंने अपना गुरु माना। ब्रह्म प्रकाश जाते हैं और इनको संभालता है, इनको रोना बंद चुपचाप इनको करवाता है और धवन के पास जाकर के गलती स्वीकार के। और जब कोई चीज लॉन्च होती है, चाहे उपग्रह हो चाहे वो सैटेलाइट हो, तो इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लोगों को इकट्ठा होना होता है और सफलता और असफलता की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होती है और लोगों को इन चीजों के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है, सुनाया जाता है। चूंकि कलाम हेड प्रोजेक्ट बन चुके थे, इनके लिए इनकी जिम्मेदारी थी इनको जवाब देना, तो इसलिए भी बेचैन थे कि मैं जाकर के क्या बोलूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने। तो सतीश धवन कॉन्फ्रेंस में जाकर के उस हार की जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, हाथ पकड़ कर ले जाते हैं डॉक्टर कलाम को कॉन्फ्रेंस में और साथ में बैठाते हैं, साथ में और टीमें होती हैं।
और हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर सतीश धवन गलती को एक्सेप्ट करते हैं। डॉक्टर कलाम देखते रह जाते हैं। इसीलिए तो धवन जैसे लोगों को इतिहास में महानताओं के लिए याद किया जाता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के जब अपनी हार मानी सतीश धवन ने स्वयं की हार मान ली, स्वयं को अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया, तो डॉक्टर कलाम देखते रह गए और सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश ने मिलकर के कलाम के अंदर जो आत्मविश्वास था उसको भरा। इसके बाद उसी टाइम में सतीश धवन ने कह दिया था कि हम कोई बड़ा लंच करके आपको दिखा रहे हैं। तो रोहिणी को लंच किया गया था 1980 में। फिर मीडिया प्रेस हुआ। जब रोहिणी को लंच हुआ तो पूरे मीडिया में, पेपर में, समाचार पत्र पत्रिका में, टीवी चैनल्स पर, रेडियो चैनल्स पर भारतीय सैनिकों की वाहवाही शुरू हो गई। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कलाम को बीच में बैठाया गया और पूरा सफलता का श्रेय सतीश धवन ने डॉक्टर कलाम के ऊपर दिया और कहा कि ये पूरी सफलता में डॉक्टर कलाम का हाथ है। कलाम स्तब्ध हो गए और सोचते रह गए। हर तरफ वाहवाही होने लगी। फिर 1980 में 1980 में सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। कलाम तथा धवन को फोन किया और सरकार से मिलवाने के लिए, दिल्ली में सम्मानित करने के लिए इनको बुलाया गया। 1980 में चूंकि इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो डॉक्टर कलाम ने सतीश धवन को फोन किया कि उस बड़े मीटिंग में, उस समारोह में जाने के लिए इनके पास कपड़े नहीं थे, इनके पास शर्ट पैंट नहीं था, क्योंकि ये पहनावे में शौकीन नहीं थे। इनको टाई और जूते कभी पसंद नहीं आए, कभी से इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो सतीश धवन ने कहा कि तुम्हें कपड़े की कोई जरूरत नहीं है, तुमने सफलताओं का वस्त्र पहन रखा है, इसलिए तुम चलो, क्योंकि तुमने सफलता का सूट पहन रखा है। ये सारी बातें सतीश धवन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके वस्त्र नहीं होने पर फोन करने के बाद सुनाते हैं, करते हैं। 1980 में मीटिंग होती है और उसी मीटिंग में इंदिरा गांधी ने डॉक्टर कलाम को वाजपेयी से मिलवाया। वाजपेयी ने गला मिला तो इंदिरा गांधी ने मजाक में कहा कि आप नहीं जानते हैं कि लड़का मुसलमान है। तो डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये लड़का ना मुसलमान है ना हिंदू है, ये पहले हिंदुस्तानी है, पहले भारतीय है, फिर भारतीय का वैज्ञानिक है और तब जाकर के ये अपने धर्म से रिलेशन रखता है। ये बड़ी बातें अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी। 1981 में 1981 में इनको पद्म पुरस्कार मिलता है। खुशी होता है इनके अंदर। कमरे में बंद होकर के बिस्मिल्लाह की धुन चला करके और खूब रोते हैं, क्योंकि जिनके लिए इन्होंने सपना देखा था वो कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि माता भी चल बसी है, पिता भी चल बसे हैं और जिस गुरु ने विक्रम साराभाई, जिस गुरु ने इनके क्षमता को पहचाना था वो भी मर चुके हैं, वो भी जा चुके हैं। इसलिए इनके अंदर काफी बेचैनी होती है और वो पुरस्कार मिलने के बाद बिस्मिल्लाह का धुन बजा करके कमरे में बंद होकर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोते हैं, क्योंकि सबकी याद आती है। दुख होता है कि जिनके लिए इतना किया वो आज देखने के नहीं है। 1982 में डीआरडीओ में सरकार ने इनको बुला लिया और गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का काम शुरू हुआ। 1984 में ब्रह्म प्रकाश की डेथ की खबर मिलती है। अब देखिए 1981 में इनको पद्म पुरस्कार मिलता है। खुशी मिलती है लेकिन कमरे में जाके रोते हैं। किसके लिए? गुरु के लिए, माता पिता के लिए। 1982 में डीआरडीओ में सरकार ने इनको बुला लिया
और 1984 में ब्रह्म प्रकाश की डेथ की मृत्यु हो जाती है। 1984 में ब्रह्म प्रकाश की डेथ की खबर मिलकर के इनको एक और झटका लगता है, इनके अंदर एक और बेचैनियां होती है, इनके अंदर एक और डिप्रेशन होता है। लेकिन ये मिसाइल 1988 में तैयार हुआ, दो मिसाइल, एक मिसाइल का नाम आपने सुना होगा पृथ्वी और दूसरा मिसाइल का नाम सुना होगा अग्नि-1। ये जो था पृथ्वी और अग्नि मिसाइल का नाम सुनकर के जो पड़ोसी देश थे उनके तलवे जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उनको लगा कि भारत जैसा देश इतना बड़ा मिसाइल का परीक्षण कैसे कर लिया है। और दोनों देशों को जिसके पास भी ये मिसाइल थी उनको ये डर सताने लगा कि अब भारत भी कमजोर नहीं रहा। इसके बाद वेस्टर्न कंट्री ने, पश्चिमी देशों ने, पाश्चात्य देशों ने देखते देखते सामानों पर बैन लगा दिया जिसकी सहायता से परीक्षण किया जाता। लेकिन अग्नि की तैयारी होती है 1989 में। फर्स्ट स्टेज में अग्नि फेल हो जाता है, सेकेंड स्टेज में भी फेल हो जाता है और थर्ड स्टेज में उड़ान भरता है। और जब पहला और सेकेंड स्टेज में ये अग्नि असफल होता है तो फिर इनकी असफलता की कहानियां अखबारों में छपती है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में। और उस समय की जो अमूल कंपनी थी इसने कहा था कि इनको बटर खाने की जरूरत है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में मजाक उड़ा था कि ये होली में चलने वाला वो पिचकारी है जो फुस का आवाज करता है। तो इस तरह का एक व्यंग इनके ऊपर, इनका सफलता के ऊपर करा गया था। लेकिन तीसरा परीक्षण करना, थर्ड स्टेज है, रात का समय है, बालकोनी में सब बेचैन है, क्योंकि परीक्षण के टाइम में 4-5 मिनट पहले पूरा देश का ध्यान, पूरा संसार का ध्यान टेलीविजन से जुड़ा हुआ होता है। तो सभी बालकोनी में टहल रहे होते हैं। इसी बीच उस समय के रक्षा मंत्री जो भी डीआरडीओ के मिनिस्टर थे उसने कलाम से एक सवाल उठाया कि अगर ये मिसाइल सफल हो जाता, अगर अग्नि सफल हो जाती है तो तुम क्या करोगे? डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया कि मैं 1 लाख पौधे लगवाऊंगा। तो मंत्री ने कहा, अच्छा, धरती माता का आशीर्वाद लेना चाहते हो? थर्ड स्टेज में जाकर के हमारा अग्नि मिसाइल 1989 में सफल हुआ, तैयार हुआ। तब तक 1931 से 1991 था। 1991 में हमने अग्नि मिसाइल 89 में परीक्षण किया तो काफी साल तक हो चुके थे, 60 साल के हो चुके थे 1931 से 1991 तक। तो सोचा कि स्कूल खोल करके रिटायरमेंट ले लेता हूं और स्कूल खोल करके बच्चों को पढ़ाता हूं। लेकिन यह सपना पूरी नहीं होती है और 1992 में ये सरकार के द्वारा वैज्ञानिक सलाहकार बना दिए जाते हैं और उच्च पोस्ट पर इनको दे दिया जाता है। 99 तक ये वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम किया डीआरडीओ में। 1997 में भारत का सबसे बड़ा रत्न इनको भारत रत्न मिलता है। कपड़े की शौकीन नहीं है। भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में किया। पोखरण जो राजस्थान में है, इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 1988 में वाजपेयी पीएम बने, एनडीए की सरकार बनती है और मंत्रिमंडल में इनको शामिल करने का न्योता मिलता है, निमंत्रण मिलता है। लेकिन तब तक इन्होंने शादी नहीं किया था और इन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने की बात कही। 2002 में अगेन दोबारा वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। तब राष्ट्रपति की कुर्सी खाली होती है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने का न्योता मिलता है, निमंत्रण मिलता है, सिफारिश किया जाता है। वाजपेयी जी ने फिर फोन किया तो कलाम ने कहा कि 1 घंटे में सोच करके बताता हूं। तो वाजपेयी जी ने उस टाइम कहा था कि रिजल्ट हमें यस में ही होना चाहिए, हाँ में ही होना चाहिए। उस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी को कोई
विवाद नहीं था कि डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बने और 90% बहुमत से दोनों पार्टी के नेताओं ने, दोनों पार्टी के सांसदों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति के रूप में वोट किया और 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002 में 25 जुलाई के दिन ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। 2005 में उनके भाई जो कि 90 साल के हो जाते हैं, चूंकि छोटे ये हैं, तो इनसे और बड़े भाई जो भाई हैं वो 90 साल के हो जाते हैं, तो इनके भाई के अंदर हज का प्लान आता है कि वो हज करने जाएंगे। फिर सऊदी अरब में जो राजदूत हैं उनको पता चलता है कि डॉक्टर कलाम के जो भाई है वो हज करने आते हैं, तो वो कलाम को फोन करते हैं कि इन्हें हम उतरवा लेते हैं, इनको सारी सुविधाएं देते हैं, इनको सारा घुमाने का खर्चा देते हैं। डॉक्टर कलाम ने सारी चीजों को मना कर दिया। इतने सादगी संपन्न और बिना अपने बारे में सोचते हुए भी इन्होंने देश के लिए कितना समर्पण किया। इन्होंने तुरंत फोन करके राजदूत को मना कर दिया कि ऐसी कोई सेवाएं सुविधाएं इनको नहीं देनी है, उनको सारा खर्चा उनको स्वयं करने हैं। तो इनके मना करने पे रोक दिया गया। फिर जाकर के जब 2-3 साल राष्ट्रपति रह जाते हैं तो इनके घर रामेश्वरम से फोन जाता है कि अब तुम राष्ट्रपति रह लिए, इतने दिनों तक साइंटिस्ट भी रहा, लेकिन हम लोगों को घूमने का न्योता नहीं मिला, घूमने का टाइम नहीं मिला, इसलिए हम लोग घूमना चाहते हैं, टहलना चाहते हैं। तो 52 सदस्य, इनके घर के 52 सदस्य राष्ट्रपति भवन में आते हैं और राष्ट्रपति भवन में उतनी बड़ी भवन है, एकड़ में फैला हुआ भवन, 300-350 से ऊपर जिसमें कमरे हैं। राष्ट्रपति के पास एक से बढ़कर एक गाड़ियां लगी हुई हैं। अगर वो चाहते तो किसी भी गाड़ियों से अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को घुमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कार्यालय को बताया कि इनका खर्चा अलग लिखना। और जब ये लोग जाने लगे घूमने के बाद, तो इनके खर्चे का जो बजट हुआ वो 3.5 लाख रुपए का हुआ। ये 3.5 लाख रुपए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने निजी कोष से कार्यालय फंड में दिया, कार्यालय को दिया। इतने प्रतिभावान और इतने अंदर से संतुष्ट व्यक्ति, स्पिरिचुअल व्यक्ति थे कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों का खर्चा भी अपने स्वयं के बजट से दिया। 2007 में जब ये राष्ट्रपति से हटे तो इन्होंने मोटिवेटर, स्पीच के रूप में काम किया, लेखक के रूप में काम किया और इस देश के विद्यार्थियों को, इस देश के बच्चों को अपनी असफलताओं से प्रेरित हो करके अपनी असफलताओं की कहानियां को सुनाया और उन असफलताओं से किस तरह से इन सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जाते हैं और जो सृजनशील का बीज है वो अपने अंदर इन्होंने रुकने नहीं दिया, उसको बाहर निकाल करके इस दुनिया को मिसाइल दिलाया। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया यूनियन लेकर इतराने वाला ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पाबंदी का अंबार लगाने वाला अमेरिका देखता रह गया और हमने दुनिया का सिरताज के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया। उन्होंने हमें मिसाइल के रूप में नाम कमाया, मिसाइल बना करके दिया। अंततः कल ही के दिन 25 जुलाई को वे शिलोंग में एक कार्यक्रम में भाषण देते समय ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको कि हम लोग काफी शोक के रूप में, राष्ट्रीय शोक के रूप में इसको मनाते हैं, झंडा झुकाते हैं और इनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। तो ये था आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कुछ कहानियां। ये कहानियां इसलिए नहीं मैं बताया कि ये किसी परीक्षा में आते हैं, ये मैं इसलिए भी बताया कि ये बच्चों को ये पढ़ना चाहिए, बच्चों को ये कहानियां सुनना चाहिए कि असफलताओं से हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि असफलता में ही सफलता का किरण छुपा हुआ होता है। और जब उस किरण को ढूंढने के लिए जाएंगे तो कोई ना कोई विक्रम साराभाई या सतीश धवन या फिर ब्रह्म प्रकाश जैसे हमें साथी मिलेंगे, हमें गुरु मिलेंगे जो हमारा पथ प्रदर्शक बनेगा और हम इस देश का नाम कमाएंगे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कल पुण्यतिथि था। आज मैं वीडियो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कल मेरा नेट खत्म हो गया था, इसलिए इस कारण से मैं वीडियो लोड नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच, बाय।